गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, हम तो उम्मीद करेंगे सब लोग जो हैं ठीक ठाक ही रहें। आप लोग जो है बिहार से, यूपी से, बहुत बहुत दूर से जो कोचिंग सेंटर में आए हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए। किसी को 9th क्लास में एडमिशन लेना है जामिया के अंदर, किसी को 11th में एडमिशन लेना है और किसी को डिप्लोमा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, ठीक है ना? तो क्या सोचकर दिल्ली आए? क्या हमें मेहनत करनी है? मेहनत तो आप लोग बिहार में भी करते हैं, यूपी में भी करते हैं, लेकिन वहाँ पर इस तरह की फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलती। जैसी फैसिलिटीज़ आपको दिल्ली में मिलती हैं, बिहार में मिलती हैं, तो पैसा बहुत जाता है। पैसा दिल्ली में भी बहुत जाता है एजुकेशन पे, लेकिन दिल्ली क्राइम कंट्रोल के माध्यम से हम सभी लोगों को जगह जगह हर राज्य के अंदर हमारी ये कोशिश है कि जहाँ तक हम नहीं पहुँचे वहाँ तक भी पहुँचें। जो लोग शिक्षा से वंचित रह जाते हैं उन सभी को शिक्षा के उसमें क्षेत्र में उनकी कोचिंग करवाएं और फ्री करवाएं, क्योंकि अक्सर लोगों ने क्या किया है कि शिक्षा के क्षेत्र में एक व्यवसाय, एक बिजनेस बना दिया है और हमने यही बिजनेस को ख़त्म करना है। शिक्षा जैसी चीज़ बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। फ्री। आदमी के मौलिक अधिकार क्या हैं? सबसे पहले हमें क्या चाहिए जिंदा रहने के लिए? हवा, ऑक्सीजन। अगर हमें हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सांस रुक जाएगी, हम इस दुनिया से जा सकते हैं। सेकंड नंबर पे चाहिए हमें पानी, और पानी जो है वो फ्री होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और मेरा क्या, जो लोग मेरी बात को समझेंगे और इस वीडियो को जो लोग देखेंगे उनको लगेगा हाँ वाकई में पानी बिल्कुल फ्री होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन्हीं का जो है इन्होंने हनन किया है सभी सरकारों ने। किसी भी राज्य की कोई भी सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, मैं तो ये चाहता हूं कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हवा बिल्कुल फ्री, स्वच्छ वातावरण में मिलनी चाहिए, कोई पोल्यूशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। पानी हमें फ्री मिलना चाहिए। जब हमें अल्लाह ने, भगवान ने, ईश्वर ने पानी फ्री दिया है, तो कौन होते हैं ये लोग कि पानी को फिल्टर करने के नाम पर ब्रांडेड बनाकर बोतलों में, गिलासों में, पन्नियों में पैक करके बेच रहे हैं? ये कि बिल्कुल गलत है। पानी फ्री होना चाहिए। कोई भी आदमी जब किसी पानी के प्लांट को लगाता है, उस प्लांट को लगाकर उस कंपनी को बनाता है, तो सरकार उसको परमिशन दे देती है। मैं कहता हूं परमिशन देनी नहीं चाहिए। पानी हमें फ्री मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? पानी जैसी चीज, आप लोग बिहार से, यूपी से आए हैं और दिल्ली में मान लो आपके पास पैसा नहीं है, 2 रुपए का एक गिलास बिकता है पानी का। अब 2 रुपए होंगे तो आपको पानी मिलेगा, और 2 रुपए नहीं होंगे तो पानी आप नहीं पी सकते। मतलब पानी जैसी चीज पर भी व्यवसाय, बिजनेस शुरू हो गया है। पानी इन्होंने नहीं बनाया, पानी तो ईश्वर ने बनाया है। ईश्वर की बनाई हुई चीजों को भी ये उसका भी बिजनेस कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। तो बड़े शर्म की बात है कि कोई भी सरकार अभी तक इस चीज पर कोई एक्शन नहीं ले पाई है। पानी हर राज्य के अंदर फ्री होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है और हम लोग बेखबर हैं, सोए हुए हैं। हालांकि आप लोग स्टूडेंट हैं और मैं समझा इसलिए रहा हूं आपको। आप में से कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई टीचर बनेगा। मतलब जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुकेगी, आप लोगों के माध्यम से ये लड़ाई आगे तक जाएगी। भाई मेरी सोच गलत है, सही है ये? पानी फ्री नहीं होना चाहिए? पानी बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली सरकार ने अपने पूरे राज्य के अंदर, दिल्ली के अंदर पानी फ्री कर रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनियों का जो पानी बिक रहा है ये गलत है। मॉल में चले जाइए, 20 रुपए की बोतल 30 रुपए की मिलती है। स्टेशन पे चले जाइए, 20 की बोतल 30 की मिलेगी, 25 की मिलेगी, मतलब हर जगह ब्लैक। हम कहते हैं ये कालाकारी बंद करो, पानी को फ्री करो। फिल्टर पानी के जगह जगह आप प्लांट लगा सकते हैं, सरकारें लगा सकती हैं। जैसे बहुत जगह लगी होती हैं, टंकियां लगी होती हैं, ये टंकियां लगनी चाहिए, सरकार की तरफ से लगनी चाहिए, जगह जगह लगनी चाहिए, फ्री लगनी चाहिए, हर राज्य के अंदर लगनी चाहिए। तीसरे नंबर पर क्या आता है? खाना। हवा हमें मिल चुकी है, पानी मिल चुका है, अब हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए खाना। तीसरे नंबर पर खाना इन्होंने इतना महंगा कर दिया है, इतना महंगा कर चुके हैं कि मेरा अपना निजी ये व्यक्तिगत मानना है कि खाने जैसी चीज, यानी रसोई जो होती है, ये रसोई हमेशा सस्ती होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? ताकि एक गरीब इंसान भी पेट भर के खाना खा सके।
हिंदुस्तान के अंदर कितने राज्य, कितने जिले, कितने गांव ऐसे हैं जहां लोगों को एक वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता और वो लोग भूख से मर जाते हैं, जबकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कोई भी आदमी भूख से नहीं मरना चाहिए, फिर भी लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये भी गलत है। खाना हम ये नहीं करा फ्री कर दो, पर कम से कम खाना जो होता है उसको आप, रसोई के सामान को आप सस्ता कर दीजिए। मोबाइल महंगे कर दो, आप कोई दिक्कत नहीं है, लैपटॉप महंगे कर दो, बाइक महंगी करो, कार महंगी करो, जो भी हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं इनको आप महंगा कर दीजिए। लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं अगर वो फ्री कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और फ्री नहीं कर सकते तो उसका चार्ज बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। रसोई तो पूरी सस्ती होनी चाहिए, ताकि, क्योंकि अमीर आदमी तो खाता लेता है, लेकिन गरीब आदमी कैसे खाएगा? झुग्गी झोंपड़ी जो जरूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं जो एक वक्त का खाना भी नहीं खा पाते, तो रसोई हमेशा तीसरे नंबर पे, यानी खाना सस्ता, बिल्कुल सस्ता होना चाहिए। चौथी जरूरत क्या है हमारी? अब हमें हवा मिल चुकी है, पानी मिल चुका है, खाना मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए अपने तन को ढकने के लिए कपड़ा। मैं चल रहा हूं स्टेप बाय स्टेप ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जरूरत क्या है? पहली जरूरत, फिर दूसरी जरूरत, ये हमेशा आप याद रखना। तीसरी जरूरत क्या थी? चौथी जरूरत है हमारी कपड़ा। फर्स्ट हवा, स्वच्छ हवा, एकदम बिल्कुल कोई पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सेकेंड, स्वच्छ पानी, गंदा नहीं होना चाहिए पानी। तीसरी चीज खाना, स्वच्छ और थोड़ा सस्ता, ताकि हर गरीब आदमी खा सके और भूख से ना मरे। चौथी चीज हमारा तन ढकने के लिए, हमारा शरीर ढकने के लिए, हर मौसम के हिसाब से, सर्दी भी आती है, गर्मी भी आती है, वर्षा भी होती है, उन सारे मौसम से अपने शरीर का बचाव करने के लिए, हम बीमार ना हो जाए, बुखार ना आ जाए, उसके अकॉर्डिंग हमें कपड़ा चाहिए। अब 5वें नंबर पे क्या आता है? हमें छत, सब कुछ मिल चुका है, कपड़ा भी मिल चुका है, अब क्या चाहिए हमें? घर। कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, पर रोटी कपड़ा और मकान से पहले पानी भी है और हवा भी है। तो ये 5 चीज आपकी हो चुकी है, ये हैं आपके 5 मौलिक अधिकार। ये 5 हमें मिलने चाहिए, हर इंसान को मिलने चाहिए। हिंदुस्तान में जो आदमी आ गया, पैदा हो गया, या जो भी बाहर से आते हैं, शरणार्थी होते हैं, जिनको ये दे देते हैं शरण, ठीक है, उस टॉपिक पे जाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा। फिलहाल हमारे 5 मौलिक अधिकार हैं, हमें 5 मिलने चाहिए, ये हमारी ज़रूरतें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदमी को जब सब कुछ मिल जाएगा तो उसको चाहिए अब ज़िंदगी अच्छे से गुजारने के लिए शिक्षा, एजुकेशन। 100 तालों की एक चाबी है एजुकेशन। अगर आप लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो आपका माइंड डेवलप कर जाएगा, दिमाग की खिड़कियाँ आपकी खुल जाएंगी। जो लोग एजुकेटेड नहीं होते उनकी दिमाग की खिड़कियाँ अक्सर क्या होती हैं? बंद होती हैं। कितना ही बोलते रहो पर उनको बातें उनके दिमाग में नहीं जाती। दिमाग की खिड़कियाँ कब खुलती हैं? जब हम एजुकेटेड हो जाते हैं, जब हम एजुकेशन ले लेते हैं, नॉलेज हमें मिल जाती है। और ये नॉलेज कहाँ से मिलेगी? किताबों से, प्लस अपने गुरु से, जो आपके टीचर्स होते हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, दुनिया में सबसे पहला जो भरोसा है वो आप स्वयं पर करें। किस पर करें? अपने आप पर। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूं। आपके टीचर ने कहा आपको इंजीनियर बनना है, माँ आपने कहा इंजीनियर बनना है, ठीक है, इसको साइलेंट कर लो। माँ आपने कहा टीचर बनना है, किसी ने कहा पुलिस बनना है, किसी ने कहा इंजीनियर बनना है, किसी ने कहा डॉक्टर बनना है, गुरु ने भी कहा ये बनना है, लेकिन नहीं, आपको क्या बनना है? पहले अपने दिल की आवाज़ सुनो। क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं आपके कि ये बन जाओ, आप नहीं बन पाते। जब तक आप किसी भी काम को अपना दृढ़ संकल्प नहीं करेंगे, अपने मन में ठानेंगे, अपना आपको प्रिपेयर नहीं करेंगे, तैयार नहीं करेंगे, तब तक आप वो बन नहीं पाएंगे। आप लोग बाहर से आ चुके हैं, बिहार से, यूपी से, जगह जगह से, दिल्ली, पेरेंट्स के कहने पर। क्या आपने खुद अपने मन में झांक कर देखा कि मुझे क्या बनना है? जब तक अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनोगे, अपने मन की आवाज़ नहीं सुनोगे, तब तक आप वो चीज़ अचीव ही नहीं कर सकते। क्योंकि माता पिता के, गुरु के कहने से कोई आगे नहीं बढ़ता। आगे बढ़ोगे, पहले अपने ऊपर भरोसा करो। हाँ, मैं ये काम कर सकता हूँ, हाँ सर मैं पुलिस बन सकता हूँ, मैं इंजीनियर बन सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। बनेंगे तब जब तक आप अपने दिल में नहीं सोचेंगे। मैं कितना भी आपको ट्रेनिंग दे दूँ, कितनी भी आपको कोशिश करा दूँ, फिजिकल की तैयारी हमारे यहाँ बिल्कुल दिल्ली की बिल्कुल फ्री होती है। अगर कोई पुलिस में जाना चाहता है, पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता है, किसी भी फोर्स के अंदर, और जो कहता है कोई व्यक्ति कि मुझे दौड़ना नहीं आता, मैं लॉन्ग जंप हाई जंप पे फेल हो जाता हूं, मैं फिजिकल क्वालिफाइड नहीं कर पाता, ऐसे व्यक्ति को हमारे ऑर्गेनाइजेशन में भेज देना। हम उसका फिजिकल नंबर 2 में नहीं, नंबर 1 में अपने दिशा निर्देश से उसका ऐसा डायरेक्शन करेंगे कि उसका फिजिकल नंबर 1 पे क्लियर होगा। कोई लेन देन नहीं, कोई धांधलेबाजी नहीं, नंबर 1 में, उसी की मेहनत से। दिशा निर्देश हमारे होंगे, डायरेक्शन हमारा होगा, और काम करना उसका काम है। लेकिन वो तभी क्लियर होगा जब तक वो दिल से प्रिपेयर नहीं होगा। अब वो दिल से प्रिपेयर ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, अगर भगवान भी आ जाए नीचे उतर कर, तो अभी कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि जब तक आप नहीं ठानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। जो भी कुछ चाहिए आपको लाइफ में, आपको ठानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। यहाँ मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पुलिस बनना है, जो भी आपको बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, आपने कसम खानी कि मुझे ये बनना है, मुझे इसको बनने से कोई नहीं रोक सकता।
लोग अक्सर किस्मत को दोष देते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है। मैं किस्मत को बिल्कुल नहीं मानता, और जितने भी कामयाब लोग हैं वो किस्मत को नहीं मानते, वो सिर्फ कर्म को मानते हैं, कर्म, काम। जैसे कि जापान के लोग पूरे वर्ल्ड के अंदर, हालांकि वो लोग नास्तिक हैं, उनका ये कहना है कि हम तो कर्म को मानते हैं, कर्म प्रधान है। वो बौद्धिस्ट होते हैं, वो कहते हैं बुद्धि से, बुद्धिजीवी लोग, बुद्धि से जो काम होता है बस वो ठीक है। हम ये भी नहीं कह रहे कि आप नास्तिक बन जाइए, पर कम से कम कर्म को तो मानिए। कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा, और कर्म नहीं करोगे तो फल आपको मिलने वाला नहीं है। मैं आपको कितने भी समझा दूं, अली हैदर आपको कितने भी समझाते हैं, आपके माँ बाप कितने भी समझाते हैं, कामयाब होने का पहला मूल मंत्र यह है कि सबसे पहला भरोसा आप अपने आप पर करें कि हाँ ये काम मैं कर सकता हूं, कर सकती हूं। क्लियर है? yes, किसी के भी कहने से आप किसी भी टॉपिक पर, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में एडमिशन ना लें। आपका खुद का मन है तो आप इंजीनियर में जाइए, डॉक्टरी में जाइए, जो भी आपका मन है। पेरेंट्स के और गुरु के कहने से कभी भी कोई भी आप टॉपिक को, सब्जेक्ट को, किसी भी एंट्रेंस को आप क्लियर कर नहीं कर सकते। खुद आपका मन है तो आप कर सकते हैं। समझ में आ रहा है पीछे सबको? जब तक तुम्हारा खुद का मन नहीं होगा क्लियर नहीं होता। तो पहला भरोसा किसके ऊपर करेंगे? अपने ऊपर। पहला भरोसा अपने ऊपर। दूसरा भरोसा माँ बाप और गुरु के ऊपर, माता पिता गुरु। ये तीन लोग ऐसे हैं, माँ बाप गुरु, कि आपकी कामयाबी से हमेशा खुश होते हैं, आपको दिशा निर्देश देते हैं, आपको समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, हर मुश्किल से लड़ना सिखाते हैं, पैसा कैसे कमाना ये सिखाते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना सिखाते हैं। एक गुरु और माता पिता ही ऐसे होते हैं जो आपकी हर कामयाबी से, हर अच्छी चीज से आपसे खुश होते हैं। बाकी लोगों में जेलसी होती है, खास तौर से जितने भी रिलेटिव्स होते हैं ये आपसे जेलसी फील करते हैं, यहां तक आपका दोस्त भी आपसे जेलसी फील करता है। तो भरोसा किसी पे ना करें, करना है तो पहले अपने ऊपर करो, फिर माता पिता गुरु पे करो, बाकी किसी पे कोई भरोसा ना करें। ईश्वर तो खैर है ही, अल्लाह तो है ही, उसको तो हमें भरोसा करना ही करना है, लेकिन नीचे जिंदगी में धरती पर भरोसा अपने ऊपर करना। अगर भरोसा जिसने अपने ऊपर कर लिया आपने, मैं कहता हूं जो आप चाहोगे वो हासिल कर लोगे। अगर ये बात छोटी सी आपके दिमाग में आ जाती है, क्लिक कर जाती है कि सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैंने लाइफ में जो जो चाहा है वो हासिल किया है, लाइफ में जो चाहा मैंने वो हासिल किया। किस्मत नहीं होती, कुछ भी कर्म होता है। मैं भी आपकी तरह यूपी से दिल्ली आया, मैं पीछे बिलोंग करता हूं यूपी से, और दिल्ली आने के बाद में मैंने भी आपकी तरह पढ़ाई की और एक्टिंग का कोर्स किया, मॉडलिंग भी की है, एक्टिंग भी की है मैंने, स्पोर्ट्स में भी रहा हूं, जूडो, कराटे, ताइक्वांडो, इसका भी मैंने कोचिंग चलाए हैं। फर्स्ट जैन, सेकंड जैन, थर्ड जैन मैंने डिग्री भी ले रखी है इसमें, लोगों को फ्री दिया बिल्कुल। लेकिन फ्री के ज्ञान की कदर नहीं होती। जैसे कि हम यहां पर अभी आपको फ्री ज्ञान बांट रहे हैं, अली हैदर अपनी ब्रांच में फ्री ज्ञान बांटते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि फ्री का ज्ञान अगर आपको मिल रहा है तो अब ले लो, आपके काम आएगा, लाइफ बन जाएगी। और ज्ञान इतना है, मोबाइल के अंदर सभी के पास मोबाइल होते हैं, भले आपके पास मोबाइल नहीं है क्योंकि हम अलाउ नहीं करते अपने कोचिंग सेंटर में, पर मोबाइल पे आपके टीचर के पास मोबाइल है, और टीचर आपको इतनी नॉलेज देते हैं कि दुनिया का सारा ज्ञान जो भरा पड़ा है वो मोबाइल के अंदर है। दुनिया का सारा ज्ञान कहां पर है? मोबाइल में। क्योंकि नंबर 1 सर्च इंजन गूगल, नंबर 2 यूट्यूब, यहां से जो चाहोगे वो आप हासिल कर सकते हो। कैसे हमें तैयारी करनी है किसी भी चीज की आप कर सकते हैं। करने का मन होगा तब करेंगे ना, करने का मन ही नहीं है। हम तो माँ बाप के कहने से आ गए, पापा ने फोर्स किया, भाई वहां फ्री कोचिंग होती है चले जाओ, मम्मी ने फोर्स किया बेटा चले जाओ, ट्राई तो करो। ट्राई नहीं करना, हासिल करना है। 16 तारीख को आपका एग्जाम है जामिया के अंदर, 16 को है ना। कुछ बच्चे दे चुके हैं एग्जाम, 9th का 11th का, रिजल्ट आना बाकी है। मेरी दुआएं और मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो बच्चे जो है अगर उन्होंने मेहनत की होगी तो पास होंगे। हालांकि मैं तो कहूँगा सब पास हो जाएं, लेकिन पास दुआओं से नहीं होते। मैं कितने भी दुआएं दे दूं आपको, दुआओं से पास नहीं होते, पास अपनी मेहनत से ही होते हैं। हर बड़ा इंसान जो बुजुर्ग होते हैं, बड़े होते हैं, टीचर होते हैं, माता पिता होते हैं, सब आपको दुआएं देंगे। अगर दुआओं से खाली पास होने वाले होते तो सब दुआएं लेते, किताबें बंद कर देते। नहीं, अगर दुआओं से पास होते तो किताब बंद कर दो भैया, फिर दुआ ले लो, दुआएं तो फ्री मिल रही है, मैं भी दुआ दूंगा, टीचर भी आपको दुआएं देंगे, माँ भी गुरु दे देंगे सबको दुआएं। पर दुआएं जो हैं वो अपनी जगह हैं, अलग हैं। दुआएं वहां काम आती है जहां आदमी मौत से लड़ रहा है, हॉस्पिटल में मौत से जूझ रहा है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया भाई कोई उम्मीद नहीं है। अब यहां जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में है। यहां लोगों ने दुआएं की तो दुआएं डायरेक्ट वहां तक जाती हैं। जैसे हमारे मोबाइल के जो टावर होते हैं ना, ये एक इनके नंबर होते हैं, सीरियल नंबर जैसे हम डालेंगे मोबाइल में, वो सीरियल नंबर से फला मोबाइल नंबर से कनेक्ट हो जाता है।
इसी तरह से और अपने ही गानों को गाया। आज उनके गाने बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। काके, अब बताओ, बिल्कुल आप सबसे ज़्यादा बिल्कुल बिल्कुल काला बदसूरत आदमी, आप तो फिर भी सब लोग स्मार्ट हैं, गुड लुकिंग हैं। एक एग्जाम्पल है मैं आपको दे रहा हूं यहां पर, आपको मोटिवेट करने के लिए, कि जब इतना काला आदमी, देखने में बेकार आदमी, सारे परिवार रिश्तेदार सब जितने भी इससे मिलते थे, यहां तक कि जो लड़कियां थी जो पढ़ती थी वो भी कहती हैं अरे काले, थोड़ा दूर हटो। आज उसके पास जाती हैं सारे मॉडल, सारी हीरोइनें कहते हैं हमारे साथ एल्बम बनाओ, हमारे साथ बनाओ। तो ये क्या है? मेहनत। माँ की इच्छा पूरी की, इंजीनियर बन गए, लेकिन अपनी जो इच्छा थी कि मुझे अपनी इच्छा पर काम करना है, मुझे गाने लिखने और सिंगिंग करनी है, किया। तो जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपका शौक है, उसको शौक को भी आप आगे तक ले जाइए। पहले क्या होता था? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन ये परिभाषा चेंज हो चुकी है। आज इसी का अपोजिट हो रहा है। आज हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया नीरज चोपड़ा ने। मिल्खा सिंह होते तो बहुत खुश होते आज। तो कितनी बड़ी बात है कि गोल्ड मेडल लाना इंडिया के लिए है। वो कहते हैं मेरा नहीं है गोल्ड मेडल, इंडिया का है। खेल खेल में ही, सिर्फ भाला फेंकने में शौक था ना, मतलब तो अपने शौक को अपने अंदर मत दबाओ। जो भी आपका शौक है, क्रिकेटर बनना है, फुटबॉल प्लेयर बनना है, हॉकी प्लेयर बनना है, जो भी आपको बनना है, कैरम बोर्ड में शौक है, चेस में शौक, जो भी चीज का आपको शौक है, आप उस शौक को ऊपर तक लेके जाओ। शौक को वहीं तक रहने दोगे तो वो खत्म हो जाएगा आपका। पढ़ाई करो, पढ़ाई करनी हमें नॉलेज के लिए है। अक्सर लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं? माता पिता क्या कहते हैं? बेटा पढ़ ले, हमारी तो कट गई, पता तेरी कैसे कटेगी, हमारी तो कट गई, पता तेरी कैसे कटेगी, हम तो भाई गंवार आदमी, हमने मेहनत मजदूरी करो, तुझे पाल पोस के बड़ा कर दिया, अब तो पढ़ लिख जाएगा तो बाबू बन जाएगा, नौकरी मिल जाएगी। तो उन्होंने बच्चों को जो है इस तरह से मोटिवेट किया है कि उन्हें जितनी नॉलेज थी उन्होंने उतना ही मोटिवेट किया कि बेटा पढ़ ले, हमारी तो कट गई, पता तेरी कैसे कटेगी। तो बच्चा पढ़ा किस लिए? नौकरी के लिए। नौकरी के लिए नहीं पढ़ना आपने। जो लोग नौकरी के लिए पढ़ेंगे वो नौकर ही बनेंगे, गुलाम ही बनेंगे। मैं हमेशा लोगों को समझाता हूं अपने ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से कि आपको पढ़ना है नॉलेज के लिए, काबिलियत के लिए। अगर आप नॉलेज के लिए पढ़ेंगे, काबिलियत के लिए पढ़ेंगे, तो आप काबिल बन जाएंगे और कामयाबी झक मार कर आएगी। जैसे कि 3 इडियट में आमिर खान ने समझाने की कोशिश की है। ये जो मूवीज बनती है ना, मूवीज में एक मैसेज होता है बहुत छोटा सा, पर उस मैसेज को देंगे तो मूवीज फ्लॉप हो सकती है। पर मैसेज के साथ साथ ये 90% उसमें इंटरटेनमेंट डालते हैं। और अक्सर पब्लिक और दर्शक जो है वो 90% सिर्फ इंटरटेनमेंट में ध्यान देते हैं। नाच गाना, कॉमेडी, फाइट, एक्शन सब ये देखते हैं। पर हर मूवी सेंसर बोर्ड जो पास करता है उसका एक मैसेज होता है। 10% मैसेज, 90% उसमें इंटरटेनमेंट मसाला। समझदार लोग 10% का मैसेज उठाते हैं वहां से। जैसे कि 3 इडियट में मैसेज क्या है कि एजुकेशन लेनी है आपने, कहीं से भी लो, इस क्लास से, उस क्लास से, उस क्लास से नॉलेज लेनी है। वो डिग्री के पीछे नहीं भागा, और जो डिग्री के पीछे भागा, डिग्री दीवार पर लग गई। अब तो क्या फायदा डिग्री का? तो हमने डिग्री के पीछे नहीं भागना, हमने नॉलेज के पीछे भागना है। आपके पास जो बुक्स हैं, जो किताबें हैं, इन किताबों का जो है डिजाइन इस तरह से बनाया जाता है कि ताकि एक स्टूडेंट की जो एज होती है, टीनेजर्स वाली एज, 15-16 साल की, ये थोड़ा चंचल मन होता है, भटकता हुआ मन। ठीक है, अगर आज की डेट में हम एक बुक पढ़ें तो हम एक बुक को आराम से कुछ ही दिन में पूरा करके याद कर सकते हैं। लेकिन आपकी उम्र में जिन्होंने किताब को डिजाइन किया वो लोग भी जानते हैं कि चंचल मन है, भटकता हुआ मन है, तो ये बुक जो है वो 2-4 दिन में नहीं पढ़ सकते। इसको पूरा 1 साल का समय दिया जाता है। 1 साल का समय आपको इसलिए दिया जाता है ताकि जो है आप जो है मौज मस्ती करते हुए भी अगर बुक पढ़ेंगे तो पूरी बुक आप 1 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। 100 में से 100 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन नहीं ला पाते। किसी के 30, किसी के 40, किसी के 60, 70, और जिसके 100 आते हैं वो निकल जाता है। अब आप जब बैठेंगे जहां पे आपका सिलेक्शन होगा, गवर्नमेंट जॉब की आप जब तैयारी करेंगे, आपने मान लो 10th भी कर लिया, 12th भी कर लिया, ग्रेजुएशन भी कर लिया, आप कहां गए? आपने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर दिया, किसी भी चीज का गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म में जो बच्चे होते हैं वहां पर, वो बच्चे भी होते हैं जो टॉपर होते हैं, जो आपकी क्लास में फर्स्ट पोजीशन से पास होते थे, जिनके 99, 98 नंबर आते थे, और उस क्लास में आप भी बैठे हैं। आपका कंपटीशन उन बच्चों से है जो बच्चे क्लास में हमेशा टॉपर रहते थे और वो हमेशा पढ़ाई करते थे और आप लोग मौज मस्ती करते थे। अब आपको उन बच्चों से ज्यादा मेहनत करनी है, तभी आप उस टॉपर बच्चे को जो है टक्कर दे सकते हैं, उस टॉपर बच्चे की तरह गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम में सेलेक्ट हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम में जुगाड़ नहीं चलता, हमेशा मेहनत चलती है। तो अपनी मेहनत के दम पे आप पास हो सकते हैं, जो जुगाड़ पे बिल्कुल डिपेंड न रहें। बाहर के राष्ट्रपति ने कहा था भाई लालू जी हमें जुगाड़ दे दो, लालू जी ने कहा कुछ सब कुछ दे दूंगा पर जुगाड़ नहीं दूंगा। कि हम जुगाड़ पे तो जिंदा हैं, इंडिया हमारा जुगाड़ पे चलता है, हम आपको जुगाड़ कैसे दे देंगे? चलिए थोड़ा सा कॉमेडी होनी जरूरी, क्योंकि थोड़ा सा
हंसना भी जरूरी है, वरना क्या होता है कि जब क्लास में आपका जो पीरियड होता है वो 45 या 40 मिनट्स का होता है और एक ही टीचर आपको सुबह से शाम तक पढ़ाए तो आप बोर हो जाएंगे, और पूरी किताब अगर वो एक दिन पढ़ाएगा तो आपको सारी नॉलेज ना आपके सर से ऊपर निकलनी शुरू हो जाएगी, है ना। हाँ, तो टॉपिक होते हैं। तो हमारा यही मकसद है कि आप लोग अपने जो माता पिता के जो सपनों को लेकर आए हैं, और आपने जो सपना देखा है कि हमें कामयाब होना है, हमें इंजीनियर डॉक्टर बनना है, आईपीएस बनना है, आईएएस बनना है, किसी जो भी बनना आपको, वो आप तभी बन सकते हैं कि आप अपने मन में ठान लीजिए कि हमें ये बनना है। क्योंकि चीज़ें किस्मत से नहीं मिलती हैं, बार बार आपको बता रहा हूँ, किस्मत से नहीं मिलेगी चीज़, मेहनत से मिलेगी। अगर किस्मत से मिलती है, आप छोटा सा एग्जांपल और दूंगा आपको मैं, आपकी अम्मी ने, आपके अब्बू ने, आपके मम्मी पापा ने, आपके पेरेंट्स ने आपको खाना बना के परोस दिया, आपके सामने रख दिया, ठीक है। यस सर। भाई आपके माँ बाप ने खाना बना के आपके सामने रख दिया, आप बैठे हैं और सोच रहे हैं खाना मुंह में आ जाए मेरे, क्यों नहीं आ रहा मुंह में। यहां पे भी एक फार्मूला है, यहां आप जब तक अपने हाथों को जहमत नहीं देंगे, अपने हाथों को तकलीफ नहीं देंगे, उस रोटी को तोड़ेंगे नहीं या चम्मच को उठाएंगे नहीं चावल खाने के लिए, तब तक वो चावल या खाना या रोटी सब्जी आपके मुंह में नहीं जा सकती, जब तक अपने हाथों को तकलीफ दोगे। या मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मेहनत लगी, फोर्स, बल लगा मतलब। तो जब तक आप फोर्स नहीं लगाओगे, बल नहीं लगाओगे, मेहनत नहीं करोगे, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर बिना मेहनत के लोगों के डोले बन जाते तो लोग जिम में नहीं जाते। यहाँ सभी लड़के बैठे हैं, इस बात को समझ सकते हैं अच्छे से, क्या बिना जिम जाए बॉडी बन जाती है? नहीं। तो उसी तरह से लड़कियां जो हैं जब कभी किसी जगह जाती हैं ट्रेनिंग लेने के लिए, अगर आप चाहें कि मुझे ब्यूटिशियन सीखना है या मुझे सिलाई कढ़ाई सीखनी है, क्या बिना सिलाई सेंटर जाए सिलाई सीख जाएंगे आप लोग? नहीं। तो यहाँ भी मेहनत है, आप घर से सिलाई सेंटर तक जाएंगे, कोचिंग सेंटर तक जाएंगे, मेहनत लगी आपकी, वहाँ आपका दिमाग लगेगा, थोड़ी सी मेहनत हर जगह करनी पड़ती है। तो जब तक आप लोग मेहनत नहीं करेंगे कुछ नहीं मिलने वाला। तो नंबर 1 पे मेहनत है, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था ट्रेन का एग्जाम्पल, ट्रेन का इंजन बन जाओ, मेहनत करनी है। रोटी खाने के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, ओखला से यहाँ तक आए हो मंडावली तक, ये भी मेहनत लगी आपकी। तो हर जगह मेहनत है, मेहनत करोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। मैंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, मैंने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है। दिल्ली क्राइम कंट्रोल जो संगठन में आप बैठे हैं, इसका संस्थापक भी हूं मैं, चेयरमैन, ऑल इंडिया चेयरमैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत से लोग ना इसको ना पद को अपने हाईलाइट करते हैं, बड़ी बड़ी पार्टी वाले, एनजीओ वाले दिखते हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं हाईलाइट हो गए, अपने काम से हाईलाइट हो गए। मेहनत करो, लोग आपको जान जाएंगे, पहचान जाएंगे। खाली चेयरमैन लिखने से, राष्ट्रीय अध्यक्ष लिखने से आप जो है हाईलाइट नहीं होंगे। आदमी हाईलाइट होता है अपने काम से। तो बार बार मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने काम करना है, मेहनत करनी है, और सबसे ज्यादा मेहनत आपने करनी है पढ़ाई पर, किताबों में। और गवर्नमेंट जॉब की जो भी लोग तैयारी करते हैं, मेरा दावा है बिना कोचिंग सेंटर के वो बच्चे पुलिस का एग्जाम क्वालिफाइड कर सकते हैं, बिना कोचिंग सेंटर के। आईएएस का एग्जाम भी क्वालिफाइड कर सकते हैं बिना कोचिंग सेंटर के। अगर आपने मन में ठान लिया ना तो आपको कोचिंग सेंटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, बताता हूं आपको। जिस भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी करते हैं, 10th लेवल तक की मैथ आती है, 10वीं क्लास तक की मैथ, तो ये तो आपको कंपलसरी है। 10वीं तक की तो आपने मैथ समझनी ही समझनी है, रटनी नहीं है, रटापीटी नहीं करनी है, समझनी है। मैथ इज लाइक ए गेम। क्या है? गेम की तरह है। जैसे हम कैरम बोर्ड में गेम खेलते हैं ना, चेस खेलते हैं, कोई भी गेम खेल के रूल समझ लेंगे तो हम रूल को समझने के बाद खेल अच्छे से खेल सकते हैं। और तुमने रूल को नहीं समझा, क्रिकेट खेल रहे हैं आपको ये नहीं पता बॉल कहां फेंकनी है, तो किसी भी गेम को, किसी भी खेल को खेलने के लिए उसके रूल समझने पड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह से मैथ एक सब्जेक्ट ऐसा है कि बिल्कुल गेम की तरह है। जैसे गाली इधर आपको बिल्कुल समझाते हैं, मैथ गेम की तरह है। मेरा जो छोटा भाई है वो भी मैथ का टीचर है, और लोगों को वो इस तरह समझाता है कि मैथ इज लाइक ए गेम, मैथ एक गेम की तरह है। अगर हमने गेम के रूल समझ लिए तो हमें मैथ लगेगा कैसा? खेल की तरह। खेल खेल में, एंजॉय में हम, और यहाँ कटौती नहीं होती नंबरों में, 100 में से 100 नंबर आते हैं। आपके और सब्जेक्ट में से 1 नंबर कट सकता है राइटिंग का, लेकिन यहाँ मैथ में आपके नंबर नहीं कटते। तो सबसे बेटर, सबसे अच्छा सब्जेक्ट मैथ, जहां आपको रटना ही नहीं है। इतिहास में, हिस्ट्री में आपको रटना पड़ेगा, कौन से सन में पैदा हुए थे राजा महाराजा, कब युद्ध हुआ था। मैथ में नहीं कुछ करना आपने, मैथ को सिर्फ खाली समझना है। तो इतने अच्छे सब्जेक्ट पे इतने अच्छे आपको टीचर मिले हैं, उसके बावजूद भी अगर आप जामिया के अंदर इंजीनियरिंग में, डिप्लोमा में अगर अपना एडमिशन नहीं ले पाए तो बहुत अफसोस की बात रहेगी। और मेरी यही कोशिश है कि आप लोग जो है सभी का उसमें सिलेक्शन होना जरूरी है। जितना भी एफर्ट से लगा दो, जितनी भी रातें जागनी जागो। कब तक? 15 तक, 16 को आपका एग्जाम है।
मैं नहीं चाहता कि 16 तारीख को जब एग्जाम होगा उसमें कोई बच्चा फेल हो जाए, नंबर 1-2 कम रह जाए। काश थोड़ी सी मेहनत और की होती। अगर किसी का 1 नंबर कम रह गया और वो बच्चा सिलेक्शन से प्रोसीजर से रह गया तो आप क्या कहेंगे, काश थोड़ी सी मेहनत और कर लेती, और कर लेता मेहनत। तो काश क्यों कहना पड़ रहा है, पहले से मेहनत कर लो ना। मेरी बात समझ आ रही नहीं? एक भी बच्चा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। जो समझना है समझ सकते हो, जितने घंटे कहोगे उतने घंटे दूंगा, लेकिन हर बच्चे का सिलेक्शन जरूरी है। आपको इतने अच्छे टीचर मिले हैं, इतने अच्छे टीचर मिलने के बाद भी तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि अगर एक बच्चे का भी रिजेक्ट हो गया। मतलब जितना पूछना पूछ लो, हर टॉपिक पे पूछो, ठीक है। हाँ, वो पूरा मोटिवेट करेंगे, पूरा समझाएंगे। तो कितने बच्चे यहां पर ऐसे हैं जो अभी डिप्लोमा का जिन्होंने मतलब फॉर्म भरा है, हाथ पर करो। और ज्यादातर डिप्लोमा वाले ही हैं। मतलब चलिए, डिप्लोमा का फायदा, डिप्लोमा में एडमिशन मिल गया, आप इंजीनियर बन गए, ठीक है। उसके बाद आप बीटेक भी कर सकते हैं, बीटेक डिग्री होल्डर बन जाएंगे आप। फ्यूचर आपका सेफ हो गया, आप आगे आईएएस की तैयारी भी कर सकते हैं। तो पहले डिप्लोमा में एडमिशन ले लो। डिप्लोमा में एडमिशन लेने के बाद में आप जो है डिप्लोमा कर लेंगे 3 साल का, आप इंजीनियर बन जाएंगे। उसके बाद फिर बीटेक करना, और बीटेक जब आप बीटेक कंप्लीट कर लेंगे तो बीटेक के बाद फिर सिविल सर्विस की तैयारी करना। रुकना नहीं है हमने यहां तक, चलो इंजीनियर बन गए छोड़ो आप कुछ नहीं करना, नहीं। इंजीनियर से भी आगे है। जब हमारे दिल्ली के सीएम साहब बीटेक करके इंजीनियर बन के टाटा कंपनी के अंदर मैनेजर की पोस्ट पे जाकर लाखों की सैलरी पर रहकर भी सेटिस्फाई नहीं हुए, क्यों? कि मुझे आगे बढ़ना है और कुछ करना है। सिविल सर्विस की तैयारी की उन्होंने, सिविल सर्विस की तैयारी की, आईआरएस सिलेक्ट हो गए। उनकी मिसेज भी आईआरएस, वो भी आईआरएस, क्या बने? इनकम टैक्स कमिश्नर। अगर बीटेक करके खाली इंजीनियर रहते तो क्या होते हैं? इंजीनियर खाली क्या मैनेजर है जी टाटा कंपनी के अंदर। तो मैनेजर होता है, और आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इनकी पोस्टें बड़ी होती हैं। तो ये क्या बने? आईआरएस। उस पर भी संतुष्टि नहीं मिली। ये होती है इच्छा इंसान की, और इच्छाएं हमेशा अच्छी होनी चाहिए, गलत आदतें नहीं होनी चाहिए। उनकी इच्छा थी कि मैं अपने पद पर रहकर जो काम कर रहा हूं और भी काम कर सकता हूं। भाई इनकम टैक्स कमिश्नर में अच्छा काम किया, उसके बाद में उनको लगा नहीं मैं और काम कर सकता हूं देश के लिए, समाज के लिए। एनजीओ खोल दी अपनी, समाज सेवा करने लगे। जैसे हमने अपनी एनजीओ खोली, हम भी समाज सेवा कर रहे हैं। हम अपनी इसकी ब्रांचेज जगह जगह खोल रहे हैं। दिल्ली क्राइम कंट्रोल ऑल इंडिया जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जगह जगह पूरे भारत में ब्रांचेज हैं। जहां नहीं है वहां भी हम खोलना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम ये वीडियो बहुत लोग देखेंगे जो चाहते हैं दिल्ली क्राइम कंट्रोल के माध्यम से उड़ीसा में, मेघालय में, मिजोरम में, जहां जहां चाहते हैं हम सब जगह ब्रांच खोलेंगे। वो लोग हमसे कांटेक्ट करें, हम दिल्ली क्राइम कंट्रोल नाम से वहां भी कोचिंग सेंटर खोलेंगे, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं देश के अंदर जो भी लोग अभी तक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं, शिक्षा सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे बड़ी जरूरत है। अगर हम शिक्षा को ग्रहण कर लेंगे तो ये 100 तालों की एक चाबी है, हर ताला खुल जाएगा इससे। तो बात चली थी अभी बीटेक के ऊपर कि बीटेक करने के बाद में आपने बीटेक तक सीमित नहीं रहना। जब हमारे दिल्ली के सीएम बीटेक तक सीमित नहीं रहे, सिविल सर्विस की तैयारी की उन्होंने, आईआरएस क्वालिफाइड किया उन्होंने, इनकम टैक्स कमिश्नर बने, यहां भी उनको तसल्ली नहीं मिलती है। फिर समाज सेवा का भूत सवार होता है, और अच्छी बात है, समाज सेवा इंसान को करनी चाहिए। मैं कहता हूं भारत के हर एक नागरिक को समाज सेवा करनी चाहिए, क्योंकि 24 घंटे मिले हमें, 24 घंटे में हम 8 घंटे अपनी फैमिली के पालन पोषण के लिए लगा सकते हैं। चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप बिजनेस करते हैं। 2 घंटे आप कन्वेंस का लगा दीजिए, बस में जो जाते हैं, बाइक से जाते हैं कहीं भी अपनी कंपनी में नौकरी या जॉब के लिए, तो 10 घंटे लगा दीजिए आप किस चीज के? अपनी परिवार का पालन पोषण के लिए। 14 घंटे बचते हैं आपके पास, 14 घंटे। 6 घंटे आप जो है सोने में लगा दीजिए, 2 घंटे नहाने धोने खाने पीने लगा दीजिए, फिर भी आपके पास जो है 6 घंटे बच जाते हैं 8 घंटे निकालने के बाद। अब 6 घंटे में से आप और 2 घंटे अपने एंजॉय कर लीजिए, पढ़ाई कर लीजिए। फिर भी मैं कहता हूं हर इंसान 24 घंटे के अंदर 2 घंटे, भारत का हर एक नागरिक 2 घंटे समाज सेवा कर सकता है। लोगों के अंदर से ना चैरिटी, ह्यूमैनिटी, समाज सेवा बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और ये ह्यूमैनिटी जो खत्म हुई है ना, इसी की वजह से आज पूरे देश के अंदर जो माहौल है, लड़ाई झगड़े करना, एक दूसरे के प्रति दुश्मनी पैदा करना, नफरतें पैदा करना, ये नफरतें हैं कैसे खत्म होंगी? ये नफरत भारत के अंदर तभी खत्म हो सकती है जब सभी के अंदर ये मन में भावना होगी कि हमने 2 घंटे समाज सेवा करनी है। जब हम समाज सेवा करेंगे तो हमारे अंदर की नफरत ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ठीक है नहीं? तो आपने जो है यहीं तक सीमित नहीं रहना कि हमने बीटेक में एडमिशन मिल गया, आपने सिविल सर्विस की तैयारी भी करनी है। सारी तैयारी आपको यहां से मिलेंगी, हर चीज की हम तैयारी कराएंगे आपको। आपने रुकना नहीं है, आपने आगे तक जाना है, जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी गए आगे तक। जब गुजरात से उठ के लोग कहते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, पीएम मोदी जी
चाय वाले हैं, मुझे नहीं पता वो चाय वाले हैं नहीं है, मैं इस पर कोई क्लियर नहीं करूंगा, लेकिन लोगों का कहना है कि वो चाय वाले हैं। जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है, आप तो उनसे अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप तो आराम से आप भी तो बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने, ईश्वर ने सभी को 24 घंटे दिए हैं। ऐसा नहीं कि मोदी जी को या अरविंद जी को, योगी जी को, किसी भी चीफ मिनिस्टर को, किसी भी प्राइम मिनिस्टर को उनको 48 घंटे दिए हैं। क्या ऐसा है? एक घंटे, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर, 24 घंटे मिले ना सबको। जब 24 घंटे की प्लानिंग उन्होंने इस तरह से की है कि वो जमीन से उठ के आसमान छू लिया, उन्होंने सीएम पीएम बन गए, तो आप क्यों नहीं बन सकते? हर इंसान जो चाहे वो बन सकता है, सिर्फ उसको सोचना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। जब तक आप सोचोगे नहीं, ठानोगे नहीं और उसके हिसाब से प्लानिंग नहीं करोगे, अपने 24 घंटे की प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी कि 2 घंटे हमने ये काम करना है, 2 घंटे ये काम करना है, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। कामयाब होने के लिए आपको प्लानिंग का करना बहुत जरूरी है। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना आपने। हमने इन लोगों से सीखना है, हमने इनकी बुरी चीजें नहीं देखनी। भाई आप अगर से ये देखते हैं कि नीतीश जी ने ऐसा काम करा बिहार के, या योगी जी ने यूपी के ये काम किया, हमने उनकी अच्छाइयां देखनी है कि इन्होंने एक ही जीवन काल में उठकर कहां तक इन्होंने रैंक को अचीव किया है। हर इंसान छोटा सा बच्चा ही पैदा होता है नवजात शिशु की तरह, है ना, लेकिन वो छोटा सा बच्चा क्या होता है, आगे चलकर पढ़ लिख कर कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई सीएम बनता है, कोई पीएम बनता है, कोई शासन में जाता है, कोई प्रशासन में जाता है। तो हर इंसान कहीं ना कहीं पहुंचता है, लेकिन पहुंचते वही लोग हैं जो अपने ऊपर भरोसा करते हैं। ये ट्रेनिंग सेशन मैंने कहां से स्टार्ट किया था कि जो लोग अपने ऊपर भरोसा करते हैं, सबसे पहला भरोसा अपने ऊपर, वो सब कुछ बन सकते हैं। और जो अपने ऊपर भरोसा नहीं करते वो कुछ नहीं बनेंगे, और कुछ नहीं बनोगे तो आप ही का घाटा है। अगर ये एज, ये जो आपका गोल्डन पीरियड है, अगर ये आपने एजुकेशन में लगा दिया तो जिंदगी आपकी चैन सुकून से कटेगी। क्योंकि जो 4-5 साल हैं आपके एजुकेशन के, ये अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो आप कुछ ना कुछ बन जाएंगे। और नहीं बन पाए तो क्या करेंगे? कहीं छोटी मोटी दुकान पर नौकरी करेंगे, कहीं केले की सेब की रेहड़ी लगा रहे होंगे, वहाँ गुरु जी भी आएंगे, अरे वे केले कैसे दिए, अरे वे सेब कैसे दिए। या कहीं मतलब सूट सलवार की दुकान पर कोई लेडीज महिला बैठी है, मैडम एक साड़ी दे दीजिए, मैं अपनी बीवी के लिए ले जाता हूँ। तो हमने सेल्समैन नहीं बनना, हमने सेब के लिए नहीं बेचने हैं, हमने किसी भी शॉप पर जाकर सेल्समैन का काम नहीं करना। हमारा फ्यूचर ब्राइट है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अभी एज एक आपकी ऐसी एज है, इस एज में आपको समझाने वाले लोग मिले हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं आप। जहां तक जाना चाहते हैं मुझे बता देना। जो जो व्यक्ति, जो जो लड़की और लड़का यहाँ पर जो बनना चाहता है, 100% मेरा दावा है मैं उसको वहां तक लेके जाऊंगा, जो भी बनना चाहता है। लेकिन सोचना पहले आपको पड़ेगा, दृढ़ संकल्प आपको करना पड़ेगा। आपने सोचना है कि मुझे बनना है तो बनना है। मैं खाली अकेला कुछ नहीं कर सकता। मैं क्या, अगर भगवान भी जमीन पर आ जाएगा तो वो भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग भगवान भरोसे बैठे होते हैं ना, उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्योंकि यहां पर भगवान आपके भरोसे बैठा है। मेरे भक्त, मेरे बंदे, तू कुछ करेगा तो मैं तुझे कुछ दूंगा। लोग क्यों जाते हैं मंदिर में, मस्जिद में? अपने ईश्वर को, अपने अल्लाह को, अपने भगवान को खुश करने के लिए ना, ठीक है। तो वो बिना खुश हुए नहीं देता, वो खुश तब होता जब आप मेहनत करोगे। मेहनत करो, सब कुछ मिल जाएगा। नसीब से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। नसीब तो सबसे लास्ट की श्रेणी में आता है, नसीब सबसे लास्ट में आता है। सबसे पहले आपने मेहनत करनी है। चलो जी। देखिए, मैं तो आप लोगों को डेली समझाता हूँ, हर बात अच्छी बात आप लोगों को लेकर आया, समझाया। आप लोगों की क्लासेस भी हमारे माध्यम होती रहती है। लेकिन यहाँ पे आज का जैसा टाइम है, इस टाइम पे तो आप सर के सामने खड़े बैठे हैं, और सर हैं, और ताज सर भी यहाँ पे बहुत ही मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट आदमी हैं। लेकिन उनके सामने तो मेरे कोई औकात भी नहीं रहता मैथ्स के मामले में। लेकिन सर जो आपने देखा होगा, गौर नहीं किया होगा, मैं एज एक्सपर्ट टीचर होने के नाते उन्होंने आपके पास सिर्फ 2 मिनट दिया है। यानी कि आपको लगा होगा शायद उनके पास नॉलेज की कमी होगी, या वो बोल नहीं पा रहे होंगे। तो अगर बोल नहीं पाते तो 200 स्टूडेंट उनके पास पढ़ता कैसे? हमारे पास कितने स्टूडेंट हैं? 25 स्टूडेंट। उसमें भी क्यों है? फ्री में चल रहा है। तो वरना 8 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट जो हमारी फीस होती है उसी के हिसाब से 10 से 15 स्टूडेंट। सर की मंडावली क्षेत्र के अंदर में, इस क्षेत्र के अंदर में सबसे हाईएस्ट कोचिंग का जो डिमांड है वो सिर्फ उनके नॉलेज के बेस पे। यानी कि जो मैथ पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। जो गेम की तरह, सर का कोटेशन भी, मैथ इज लाइक अ गेम, कि गेम की तरह मैथ को पढ़ाते हैं। यानी कि आप कोई भी कैलकुलेशन न रटना है, न उसमें कुछ सॉल्व, न अलग इसका आपको दिमाग लगाना है। बस आप एक फार्मूलाज वो तो बताते हैं, फार्मूलाज पे पुट करिए वैल्यू का, आपका आंसर आ जाता है। हम कई ऐसे फार्मूलाज हम लोग भी उन्हीं से सीख के आपको डिलीवर करते हैं। लेकिन कम से कम आपको तो केयर करनी चाहिए। आपके पास इतने, आप बहुत ही लकी पर्सन है कि आपके पास ऐसी ऐसी फैकल्टीज मौजूद है। सर का तारीफ तो कोई मतलब क्या करूँ, तो कम ही पड़ जाएगा। जितना करते रहोगे तो वीडियो चलता रहेगा तो वो भी फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इन पे तो सर पे तो छोड़ ही दो। तो अगर अपने आप को आप देखोगे कि आप किस चेयर पे बैठे हो,
आप किनके सामने में आके बैठ गए हो, जिनसे मिलने के लिए लोग तरस जाते हैं, जिनसे मिलने के लिए लोगों को टाइमिंग लेनी पड़ती है। और आप कितने लकी पर्सन हैं कि बिहार से आके आप दिल्ली क्राइम कंट्रोल में बिना ज्वाइन हुए यहाँ के आप स्टूडेंट हैं, इसलिए आपको ये मौका मिल गया कि आप चेयरमैन के सामने बैठे हुए हैं और चेयरमैन लगातार 2 घंटे से खड़े हुए हैं। यानी कि आपकी कितनी बड़ी कुछ नसीबी है कि आप उनके सामने में बैठ के सुन रहे हैं। वरना तो यहाँ पे तो लोग ऐसे ऐसे आते हैं कि सैल्यूट मार के जब खड़े हो जाते हैं तो उनको अगर सांस भी लेना होता है तो सैल्यूट मार के भी सांस लेते हैं फिर दोबारा। तो ये आप लोग बहुत खुश नसीब आदमी है कि बैठने का मौका मिला पूरा और सुन रहे हैं, कंटिन्यू सुने हैं आपने सर से, जिससे सीख लेके जाइए। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी सर को तब होगी जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और आपको हर तरीके का मौका मिल रहा है वहाँ पे खाना पीना रहना सहना, यानी कि इससे आप फैसिलिटी जब उठा रहे हैं तो ये जब आदमी कहीं से भी लगता है तो उसके बाद जो इनको आउटपुट क्या चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ, आपका रिजल्ट। आपसे दोबारा डिमांड नहीं कर रहे हैं कि मुझे 5,000 दो, 10,000 दो, 50,000 दो, 100 लाख 1,000 दो या 1 लाख दो। आपसे कुछ भी नहीं चाहिए इनसे, आप आपका ना इनसे मोबाइल चाहिए, ना एक टुकड़ा मिठाई भी नहीं चाहिए। आपका सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, रिजल्ट। क्योंकि आपका रिजल्ट ही हम लोगों का ताज बनेगा है सर का, आपकी हमारी इज्जत होगी। और उससे पहले आपको ये लगेगा कि सर के लिए हम पढ़ाई करें, बिल्कुल नहीं। इस चेयर पे जो बैठे हुए हैं ना, जिस चेयर पे बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, जिस दरी पे आप बैठ के पढ़ाई करते हैं, उसमें सिर्फ आप नहीं बैठे होते हैं, आपके मम्मी पापा भाई बहन, आपके पूरा समाज, आपका कौम, आपका इंडिया, सबका ड्रीम बैठा होता है। यानी कि आप अगर इंजीनियरिंग करके निकाल के यहाँ से जाते हैं तो आपके गांव में उत्साह ही अलग होगा कि देखो लड़की हमारी बेटी गई है। आप यहाँ एग्जाम देने आए, 10 लोग आपके घर पे आ रहा होगा, अरे आपकी बेटी कहाँ है, देख नहीं रही है, तो कह रहे होंगे आपके मम्मी पापा एग्जाम देने गई है जामिया का। गांव वाले नहीं देख रहे होंगे, आपको पूछ रहे होंगे कि अरे वो लड़की कहाँ है, वो लड़का कहाँ है, क्या 15 दिन से 10 दिन से 1 महीने से नहीं देख रहा हूँ, तो बाबू वो एग्जाम देने गया है, जामिया का एग्जाम देने गया है। जब आप एग्जाम देकर जाएंगे यहाँ से, फिर आपसे वो रिजल्ट भी पूछेंगे कि बेटा आपका एग्जाम कैसा रहा, अरे क्यों नहीं सिलेक्शन हुआ, तुम तो बहुत अपने तुम खा के। क्योंकि जब मैं आया था बिहार से, मैं आपको बताया ही हूँ कितनी बार अनसिलेक्टेड हुआ, लेकिन जब जाता था गाँव में तो एक वक्त ऐसा है जब मैंने 11th क्लास का एंट्रेंस जब डिस्क्वालीफाइड हुआ और मेरे जो कज़न ब्रदर जो भैया को पता चला तो वो मतलब उनके आंखों से आंसू निकल आया कि इतना मेहनत हम कर रहे हैं, लगातार पैसा लगा रहे हैं, लेकिन ये बच्चा किसी न किसी तरह मतलब सही गाइडलाइन न मिलने की वजह से डिस्क्वालीफाई हो पा रहा है। तो हमें एक अच्छी गाइडलाइन में डाला गया, 50,000 रुपया उस कोचिंग की फीस थी। लेकिन वो टीचर जब मिले ना तो वो टीचर इस तरह से गाइड मिला कि आज जो भी हमें मैथ्स आ रहा है या इंग्लिश मैथ्स साइंस जो भी सब्जेक्ट हम आपको पढ़ा पाते हैं या समझा पाते हैं वो इसी माध्यम से होता है। और जब मैं आपको सामने सामने बोला, मैं आपको बोलता हूँ, आपको यकीन नहीं होता, आप सर से पूछ सकते हैं कि जब मैं सर के पास पहली बार आया था मैंने सर को यही बोला था कि सर मुझे यहाँ से 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं एक इंजीनियरिंग का फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ, मुझे सिर्फ अपने साथ में रख लीजिए, आपके साथ में रह के बहुत कुछ सीख लूँगा और आपसे ही सीख कर मैं किसी बच्चे को हो सकता है सिखा दूँ, हो सकता है वो कामयाब हो जाए। क्योंकि सबकी औकात नहीं है, सबका लेवल नहीं है कि यहाँ तक पहुँच जाए। ये किसी बहुत कम लोगों का लेवल बनता है कि जो सर के साथ बैठ जाएं, सर के साथ बात कर लें और इनके अंदर में किसी भी तरीके का आपको प्राउड दिखा भी नहीं होगा 2 घंटे ढाई। वरना लोग चेयरमैन होता है, बैठा चेयर निकलवाते हैं, बैठते हैं तो स्पीच देते हैं और आपको स्पीच दिया, आप कौन है क्या, इनसे क्या आप इनके खानदान के लगते हैं, इनके रिश्तेदार लग रहे हैं, इनके गाँव के हैं, कहीं नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है आपसे। कल हो गया आप क्वालिफाइड होंगे, आप अपने खानदान वालों के लिए बड़े हो जाएंगे, आप अपने घर वाले के लिए बड़े होइएगा, आप अपने मोहल्ले वाले के लिए बड़े होइए, इनसे सर का आपको। लेकिन सर आपके हाथ पे इसलिए रख रहे हैं क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आपको एक गाइड की ज़रूरत है, कि अच्छी गाइडलाइन की ज़रूरत है और गाइडलाइन कर रहे हैं, सिर्फ गाइडलाइन करवा रहे हैं अपने टीचर को हायर कर करके, सैलरी पे कर करके, फीस दे रहे, रूम का रेंट आप जान रहे हैं 3 जगह रूम का आपका रेंट है, वहाँ 3 जगह का रूम का रेंट जा रहा है सरकार 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से भी अगर जा रहा है तो उसकी फीस आदमी 1 रुपया भी निकालता है ना, तो आजकल हम 10 रुपये भी गरीब को देते हैं तो कई बार सोचते हैं कि यार ये 10 रुपये मेरा जेब से चला गया। कोई आदमी आपको 15,000 का निकाल के ATM से और रूम का रेंट पे कर रहा हो, सोचिए उस आदमी को अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो कितना दिल पे तकलीफ पहुंचता है। ये सिर्फ दिल से बोल रहा हूँ, किसी भी तरीके से ये नहीं कि आप यहाँ पे आए हुए हैं मजा कर रहे हैं, आपको लगा कि यार मेरा क्या गया है, मेरा तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, मैं तो टिकट करवा के आया, टिकट लगा, टिकट का पैसा लगा, कोई बहुत सारे लोग टिकट भी नहीं कराए थे, बिना टिकट के आ गए, तो उनको तो लगेगा कि हम तो मजा करने आ गए दिल्ली में और ब्रांच ऑफिसर से भी मिल लिए, दिल्ली क्राइम कंट्रोल के चेयरमैन सर से भी मिल लिए, ताज सर जैसे फैकल्टी से भी हमने मिल लिया, फोटो भी खिंचवा लिया, खाना पीना भी कर लिया, चले गए। लेकिन ये आपकी बदनसीबी होगी कि आपको एक ऐसा सीट मिला है जिस सीट का फीस 15,000 रुपया होता है, जिस सीट की फीस 15,000 रुपये मैं खुद लेता हूँ। 15,000 रुपये एक बच्चों की फीस होती है हमारे यहाँ। उस 15,000 की फीस आपको माफ़ करके आपको क्लास कराया गया, आपकी पूरी क्लासेस कराई गई और पूरा दिन रात आपको एक पेरेंट्स की तरह मैं केयर किया। बाबू खाना खा लो, बाबू ये कर लो, बाबू मुँह धुल लो, बाबू फ्रेश हो जाओ, हर तरीके से नहा लो,
हर अगर किसी भी तरीके का कमी अभी भी रह गया, आप अभी भी हमारे पास 4 से 5 दिन आप बताइए, हम उस कमी को भी फुलफिल कर लेंगे। अगर आप कहिएगा सर आप पढ़ा नहीं पाते, आप मेहनत करिए, आप क्वेश्चन नहीं करवा पाते, आप समझा नहीं पाते, मैं उसमें भी मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, मैं 24 आवर्स मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका रिजल्ट चाहिए। ये सीट सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये आपका ड्रीम बैठा हुआ है इस पर, आपके मम्मी का ड्रीम है, आपके पापा का ड्रीम है, आपके खानदान वाले का ड्रीम है, आपके दोस्त का ड्रीम है। कल हो के आप कामयाब होके जाइएगा तो लोग कहेगा हाँ कामयाब हो गया, कल हो के 10 बच्चे आएंगे दिल्ली क्राइम कंट्रोल डैम के अंदर में, हमें क्या मतलब है? हमें तो जितने बच्चे आएंगे उतना नुकसान होता है, क्योंकि हमें उतने बच्चों का खर्चा उठाना पड़ता है, उतने बच्चों को केयर करना पड़ता है। अगर हमारे पास नहीं कोई आएगा तो हमें फिर भी कोई नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन हम तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, ताकि जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे नहीं पढ़ाई कर पाते हैं या वो पीछे रह गए वो आगे बढ़ जाएं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज मुसलमान को हर जगह से कैसे डाउन किया जा रहा है, क्यों? हम डाउन होने वाले कौम थे ही नहीं, डाउन होने वाले कौम है ही नहीं, तो क्यों डाउन? आप एजुकेशन पे फोकस करिए, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ये मत समझिए कि यहाँ से आप मोटिवेट हो गए या डीमोटिवेट होकर आप अपना पढ़ाई को 2 घंटा 4 घंटा बढ़ा दिया, फिर कल होकर आप उसी टाइम मिले। ये आप अगर कामयाब होंगे तो सिर्फ आपको मिलेगा, अगर आप कामयाब नहीं होते तो आपका नुकसान। इसमें ना दिल्ली क्राइम कंट्रोल का कोई नुकसान है, ना सर का कोई नुकसान है। सर का तो पोस्ट और बढ़, मान लीजिए 14 बच्चे डिप्लोमा में, 14 में से 10 का तो रिजल्ट आएगा, हम 10 का पोस्टर छपा देंगे, हम 10 का रिजल्ट ले लेंगे, 4 को इग्नोर मार देंगे, मेरा स्टूडेंट था ही नहीं। लेकिन जब 14 का 14 बच्चा का रिजल्ट निकालता है तो दिल को खुशी मिलता है कि नहीं यार, हमने जितने लोगों की तैयारी करवाई, यानी कि हमारे अंदर में कमी नहीं थी, हमने पूरे बच्चों को अपना अपना रिजल्ट दिया है। आप जिस तरीके से हमें कहेंगे हम उस तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार है। अगर अभी भी आप जहाँ पर रह रहे हैं, खाने में, पीने में, सोने में, उठने में, बैठने में किसी भी तरीके का कोई कमी आपको नज़र आ रहा होगा, आप उसको भी बोल दीजिए, मैं उसको भी सही करवा दूंगा। अगर आपकी पढ़ाई करने में भी कोई किसी भी तरीके का तकलीफ हो रहा होगा, सर हम पढ़ाई नहीं, आप बहुत लकी पर्सन है कि आप आ गए हैं, क्योंकि अभी आपको मालूम ही है गया से मेरे पास 18 स्टूडेंट है, गया से हैं, आजमगढ़ से हैं, गोपालगंज से, कितने स्टूडेंट का कॉल आया है, सर के पास भी आया है, सर ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं हमारी सीट फुल हो गई, क्योंकि हमारी एक लिमिटेड सीट थी और लिमिटेड सीट में आप लोगों का नाम आ गया। तो लिमिटेड सीट में आप लोग आ गए, कितने खुशनसीब आदमी हैं कि आप लोग आ गए और आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग इंशाल्लाह रिजल्ट भी निकालिएगा, आप लोगों का रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग का जब रिजल्ट आता है तो आप लोग मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा। अगर किसी भी तरीके का कमी है तो बताइए, है कमी? खाने में कोई कमी है? रहने में कोई दिक्कत होती है? पढ़ाई की में किसी भी तरीके की क्वालिटी में कोई दिक्कत होती है आप लोगों को? जब नहीं होती है तो बस एक ही चीज़ आप क्या देंगे हमें? रिजल्ट आपसे मांग रहे हैं। हम आपसे कोई भी पैसा नहीं मांग रहे हैं, किसी भी तरीके का कोई 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 रुपये आपसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ क्या मांग रहे हैं? रिजल्ट मांग रहे हैं। रिजल्ट मिल जाएगा ना, बस हमें रिजल्ट चाहिए। किसके लिए चाहिए? आपके अपने लिए चाहिए, क्योंकि इसमें आपका अपना फायदा है। ये चेयर जो बैठे हुए हैं, जिस चेयर पे आप जिस चेयर पे बैठे हुए हैं ना, ये चेयर पे सिर्फ आपका ड्रीम नहीं बैठा हुआ है कि आप इंजीनियर नहीं कहलाओगे। आज जो नीरज जो भी नाम है उनका है, नीरज चौपाल जो नीरज चोपड़ा जो जीत के आए हैं, वो सिर्फ किस लिए है? अपना तो फायदा नहीं। कल मैं वीडियो देख रहा था, पूरी उनकी फैमिली बैकग्राउंड जितने भी लोग थे, बूढ़े लोग जिनको बोलने तक नहीं आ रहे, जो पढ़ने लिखे भी नहीं है, वो सब खड़ा हुआ है, सब कह रहा है कि हमें बहुत खुशी है कि मेरा बेटा गोल्ड लेकर आए। जितने का गोल्ड नहीं उतने का तो हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको उसके 6 गुना गोल्ड दे दिया, पैसा दे दिया, कैश 6 करोड़ रुपया दिया है। सोचिए आप लोग भी, मैं सर ने खुद वादा किया और सर आपको पूरी कोशिश करेंगे आगे की भी कि अगर इंशाअल्लाह ताला अगर सारा बच्चा, जितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अगर वो बच्चा क्वालिफाइड कर जाता है जामिया के अंदर में, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हो सकता है कि अगर हम लोग डोनेशन पे लड़का लोगों को लगा रखा है, आप लोग भी साथ देंगे। अगर आप लोग साथ देंगे तो हम लोग हो सकता है कि आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी मदद हो सके, हम मदद करते रहेंगे। ये नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया, आपका एडमिशन हो गया और हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो गया। ये रिश्ता अब क़यामत तक चलेगा, जब तक आप जिंदा है, जब तक हम जिंदा है, जब तक हमारा एनजीओ तो हमारे साथ जिंदा रहेगा। तो ये आपका अपना एनजीओ है, या आपका अपना संस्था है, किसी भी तरीके से कोई कमी नजर आए आप इसमें कर सकते हैं काम। आपको मालूम है, आप सुपर 30 में क्या नाम सुने ही हैं, आनंद सर जो कोचिंग चलाते हैं, उनकी मम्मी खाना बनाती है, अम्मी बहन खाना बनाती थी, झाड़ू लगाते थे उनका भाई आके, लोगों को कपड़े धुल देते थे। तो आप लोग यहाँ पे सब लोग हम आपस में क्या है, मैं अभी कभी अपने आप को बोला टीचर हूँ, सब आपका बड़ा भाई हूँ, छोटा भाई। जब आपका भाई हूँ तो आपको भी साथ में मिल के काम करने की ज़रूरत है कि सर हम पढ़ाई करेंगे, सर हम मेहनत करेंगे। हम आप मत बोलिए आप रेस्ट करिए, मैं पढ़ लूँगा, 2 घंटे पढ़ लूँगा, 4 घंटे पढ़ लूँगा, 6 घंटे और पढ़ लूँगा। लड़कियाँ लोग, मुझे बहुत खुशी होता है, लड़कियाँ लोग रात के 3-3 बजे उठ के पढ़ाई करती हैं।
तो कहीं ना कहीं अब लड़कियां लोगों को ये लगने लगा है कि नहीं अब हमको यहाँ से रिजल्ट दे के जाना है। लेकिन अभी भी कुछ लड़के थे जो सीरियस नहीं हो पा रहे, उनका उम्र है, मैं बार बार कह रहा हूँ ये उम्र है, उम्र बीतने के बाद आपको अफसोस होगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आप सेलेक्ट नहीं होते तो इस एनजीओ के अंदर में दोबारा आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि हम हर बच्चों को एक मौका देंगे। आपको ही लेके बैठे रहेंगे तो नए बच्चे हमारे पास कब आएंगे? हम नए बच्चों को मौका देते रहेंगे। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता ये आपका अपनी बदनसीबी होगी, लेकिन हम तो दुआ यही करेंगे और हम पूरी कोशिश अपनी यही कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए और आप लोग कामयाब हो जाइए। अगर किसी भी तरीके का कोई भी कमी हो, किसी भी तरीके का, पढ़ाई से, खाने पीने से, रहने सहने से, किसी भी तरीके का दिक्कत हो, आप डायरेक्ट हमें बताइए, हम उसको फुलफिल करवाएंगे। लेकिन सिर्फ आपको क्या करना है? पढ़ना है, रिजल्ट देना है। आज से कितना देर आप मेहनत करेंगे? कितना देर पढ़िएगा? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको पढ़ना है। 16 घंटा 14 घंटा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करना है। यानी कि आपको फालतू टाइम को वेस्ट नहीं करना है, मतलब फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करना है कि मोबाइल चला रहे हैं, स्टेटस लगा रहे हैं, पार्क में घूम रहे हैं, खाना खा लिया, टहल रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, ये सब काम आपको नहीं करना है। एक तो आप मैच्योर स्टूडेंट है, 12 साल 14 साल की सबकी उम्र, उससे ऊपर वो उम्र है, तो आप लोग तो मैच्योर है, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, हम तो आपको समझाते रहते हैं। हमारे चेयरमैन सर है, इनके सामने तो मैं कभी इतना ज़्यादा बोला भी नहीं हूँ, नहीं बोलता हूँ, क्योंकि इस लायक अपने आप को नहीं समझता हूँ कभी एज इंजीनियर। आप लोग तो पता नहीं क्या समझते हैं, नहीं समझते हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सर के साथ, सर के भाई, छोटे भाई की तरह मानते हैं। जिस तरह से सर मानते हैं उससे कई गुना रिस्पेक्ट मेरे दिल में रहता है हमेशा इनके लिए। और यहाँ के जितने भी स्टाफ जो पढ़े लिखे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ही पढ़े लिखे लोगों की कदर जानते हैं, समझे। जब आप पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो आपको सिर्फ लगेगा कि हाँ यार ऐसा शर्ट पैंट तो सब लोग पहनता हो। जब इनके आप प्रोफाइल पे जाएंगे, जब इनके क्वालिफिकेशन पे जाएंगे, जब इनके मेहनत पे जाएंगे, तो अब आपको पता चलेगा कि आदमी नॉर्मल आदमी नहीं, ये हीरा है। और एक हीरा से आप मिल रहे हैं डायरेक्ट, यानी कि आपके हाथ में अगर हीरा दे दिया जाए तो आप देख कर कितना खुश हो जाते हैं। तो ऐसा आदमी ऐसे आदमी आपके सामने खड़े हैं और आप लाइटली अगर ले लेते हैं कि नहीं सर थे, हमें समझा दिया, हमें समझ में आ गया, हम बहुत खुश हैं, सर से मिल गए। ये आप सर से मिले सिर्फ नहीं, सर की बातों को सुना है, सर की बातों को इम्प्लीमेंट में लगाइए, आपने उस पर यूज़ करिए कि कितना सर ने समझाया आपको। आप सर को रिजल्ट दीजिए, कल होकर आप सर को रिजल्ट की खुशी होगी। अब देखिए सर के साथ साथ मैम भी कंटिन्यू आपका साथ दी हैं, खड़ी रही हैं, इतना खड़ा होना, आप बैठे हो, कितना आप लोग खुशनसीब हो कि आपको बैठने का मौका मिला। और यहाँ की जितनी भी फैकल्टी थी, जो टीचर्स हैं, चेयरमैन्स, लगातार 2 आवर्स से खड़े होकर स्पीच डिलीवर किए, आपको समझाएं। इनको क्या मिलना चाहिए? सिर्फ रिजल्ट चाहिए। आप रिजल्ट देंगे ना? रिजल्ट देंगे हमेशा। आप अपने, जैसे आपने बोला भी, बहुत सारे बच्चे इसमें चाहता भी है कि हम यहाँ से जुड़े रहेंगे, या जिस तरीके से आप जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पे आगे काम करना है। आपको जुड़ने का मतलब ये हो गया कि आप अपने जैसे बच्चे जो आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके समाज में इस तरह के बच्चे होंगे, उसको आप दिल्ली क्राइम कंट्रोल के बारे में बताएंगे कि आपको अगर कोचिंग ज्वाइन करना है या आपको पढ़ना है तो आप यहाँ कोचिंग ज्वाइन कर लो, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लासेस करवाता है, जो आपको सब कुछ फैसिलिटी के साथ आपको प्रोवाइड करेगा। ये सर बात किए थे माज है, जो बोले यूपीएससी वगैरह की तैयारी करना चाहते, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब इनकी कॉल वगैरह आ रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन सीरियस स्टूडेंट है। और ये यूपीएससी वगैरह, जब इनकी पूरी मतलब फैमिली बैकग्राउंड का मैंने इनके पापा से भी पता कि तो बहुत अच्छी फैमिली है, तो कम से कम ये है कि ये लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं। और ये लोग बार बार यही कहते हैं कि सर आप अपना मतलब ब्रांच अगर डालते हैं, मैं हर जगह, मैं सर से डिस्कस किया इस बात के, तो हम सर हमेशा तैयार रहते, सर 24 आवर तैयार रहते ब्रांच डालने के लिए। बस ये है कि आप लोगों का रिजल्ट आएगा तभी हम उस ब्रांच, कहीं अगर मुझे ब्रांच डालना होगा तो हम कब डालेंगे, किस बेस पे डालेंगे कि देखो माज एक स्टूडेंट आया था और उन्होंने मुझे रिजल्ट दिया, और इनका रिजल्ट यानी कि एक ही स्टूडेंट पहुंच पाया था, इसलिए हम आपके एरिया में ब्रांच डाल रहे हैं, ताकि जो बच्चा नहीं पहुंच पाया था वो नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करें। क्योंकि आपको मालूम है एक ब्रांच खोलने के लिए कम से कम 50,000 का खर्च आ जाता है, बेंच है, ये है, सब सेटल वगैरह करने में 50,000 रुपया। तो अगर 50,000 रुपया अगर हम जाके कहीं खर्च करते हैं और वहाँ अगर सही से वहाँ के बच्चे फ़ायदा ना उठा पाए तो फिर तो वेस्ट है ना। क्योंकि आज एनजीओ का जो पैसा होता है हम किसी गवर्नमेंट से नहीं लेते हैं, एक एक रुपया हमारे अपनी मेहनत का होता है, सर का अपना मेहनत का होता है। दिन रात सर ड्यूटी पे जाते हैं, उसका मेहनत से आता है, तो 10,000, 20,000, 50,000 रुपये इकट्ठा अपनी सैलरी में से निकाल के लिए आप लोगों के लिए निकालते हैं, बच्चों के लिए निकालते हैं कि हमारा बच्चा एजुकेटेड हो जाए। सर अपने बच्चों पे इतना फोकस नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्योंकि उनको मैम संभाल लेती है, लेकिन आप लोगों पे ज़्यादा फोकस, हमेशा कॉल पे पूछते रहते हैं कि बच्चा कितना पढ़ा, खाना में कोई दिक्कत तो नहीं, खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है, किसी भी तरीके का। ये आप लोग का फ़र्ज बनता है कि ये आपकी गार्जियन है। अगर माता पिता को, आप माता पिता तो मानते ही मानते हैं, उसके साथ साथ आपके ये भी पेरेंट्स है, बड़े भाई समझिए, पेरेंट्स मानिए, जो भी आपको मानना है मान लीजिए, लेकिन इनकी बात की, इनकी इज्जत, इनका मान सम्मान का आपको रखना है रिजल्ट ला के, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए अच्छा लगा मुझे।
और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ खाली मतलब मुस्लिम बच्चे ही नहीं आते, अभी तो सब लोग आप मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, इसलिए हमने मुस्लिम कम्युनिटी के हिसाब से यहाँ पर स्पीच दी और आपको समझाया। यहाँ सभी धर्मों से लोग आते हैं, सभी धर्मों से, मतलब हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, और हर धर्म की जो भी जातियाँ होती हैं उन सभी जाति से बच्चे आते हैं। दलित बच्चे भी आते हैं, किसानों के बच्चे भी आते हैं, ब्राह्मण के बच्चे भी आते हैं, पर ब्राह्मण के बच्चे वो आते हैं जो बहुत ही ज़्यादा गरीब होते हैं। बेसिकली हम यहाँ वो बच्चे लेते हैं जो इकोनॉमिकली वीकली सेक्शन में आते हैं, EWS कैटेगरी में आते हैं, जो गरीब होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं। आप सब लोग जो हैं, जो गरीब लोग होते हैं, ज़रूरतमंद होते हैं, हम उनको यहाँ लेते हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि खाली हम मुस्लिम बच्चों को लेंगे, हर धर्म का बच्चा यहाँ पर आ सकता है। इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हर धर्म का बच्चा हमारे पास आ सकता है, बट जो ज़रूरतमंद है, गरीब है, नीडी पर्सन है, उनको हम यहाँ पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। अमीरों के लिए तो बहुत सारे बिजनेस जिन्होंने बना रखा है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, वो कहीं भी 15-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये के इंस्टीट्यूट ले अपना कोचिंग ले सकते हैं। यहाँ सिर्फ गरीब लोगों के लिए हैं ज़्यादातर, ठीक है। और मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ बार बार कि आप में से कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, ठीक है। सभी बच्चे जो अपना रिजल्ट 100% देंगे, और सबका मुझे मतलब खुशखबरी मिलनी चाहिए इस तरह की, सर सभी सेलेक्ट हो गए, मतलब मेरे लिए इससे बढ़कर खुशी कुछ नहीं है, आप सबका सिलेक्शन हो जाए। और मैं हमेशा महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए ये कोशिश करता हूँ कि जो अपने मतलब लोग जब बहुत से लोग पढ़ा नहीं पाते बेटियों को, पैसे का अभाव रहता है, यहाँ क्यों होता है, ये जो देश है ये पुरुष प्रधान देश है। यहाँ एक माता पिता या बुजुर्ग लोग जो होते हैं, दादा दादी, वो चाहते हैं कि मेरे घर का जो वंश है ना वो बेटा है, बेटों को मानते हैं, तो बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता। ये NGO स्पेशली महिलाओं को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। हमारा जो मतलब यहाँ पे एक कोटेशन है उसमें लिखा है कि महिलाओं को हमने सुरक्षित करना है, महिलाओं को हमने शिक्षा देनी है, महिलाओं का सम्मान करना है, और महिलाओं को हमने आत्मनिर्भर बनाना है। तो हमारा पहला जो हेडिंग है, पहली जो लाइन है, वो सिर्फ महिलाओं के लिए फर्स्ट है, क्योंकि महिलाओं को लोग जो है घर से बाहर नहीं निकलने देते, पढ़ने नहीं देते। फर्क समझते हैं कि इसको तो अगर पढ़ाएंगे तो पढ़ाई घर चली जाएगी, जितना पढ़ाई में खर्च करेंगे उतना पैसा इकट्ठा करके इसके दहेज पे लगा देंगे। ये एक मेंटेलिटी है हमारे भारत के अंदर, लोगों की एक सोच है, ज़्यादातर लोगों की सोच कि महिला के, एक लड़की के ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो उसका पैसा इकट्ठा करके इसके दहेज पे लगा देंगे। कितने मैंने परिवारों को देखा है कि उन्होंने अपने बच्चों को, बेटे को पढ़ाया प्राइवेट में और बेटे को डाल दिया सरकारी स्कूल में। ये गलत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह का दोगलापन आप लोग ना करें। बेटा बेटी सब एक समान है, सबको एक तरह समझें, और सबको जहाँ पढ़ा दें, जहाँ से आपकी मतलब एक पैसे की हैसियत है। अगर आपका बेटा पढ़ रहा सरकारी में तो बेटी भी जाएगी सरकारी में, बेटा जा रहा प्राइवेट में तो बेटी भी जाएगी प्राइवेट में। ये होना चाहिए, फर्क नहीं होना चाहिए बच्चों में, क्योंकि ये चीज़ बहुत गलत है। हमें बेटा बेटी समान समझना है, एक समझना है, अलग नहीं समझना। तो ठीक है, मेरी बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं तो दुआ करूंगा, जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि दुआओं से बच्चे पास नहीं होते, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं दुआ करूंगा कि आप लोग जो है सब पास हो जाएं, लेकिन मेहनत आपने करनी है।